हिंद की माटी सदियों से वीरों की गाथा गाती है। इस माटी से बलिदानी बेटों की खुशबू आती है। इन्हीं खुशबुओं में एक खुशबू जिसने स्वर्णिम स्वप्न बुना 1166 में पृथ्वी पर पृथ्वी का जन्म हुआ। पृथ्वी जिसने बचपन में शेरों के जबड़े फाड़े थे, पृथ्वी जिसने कितने दुश्मन जिंदा जिंदा गाड़े थे, पृथ्वी जिसकी सुन दहाड़ शेरों की शामत आती थी, पृथ्वी जिनको शब्द भेदने तक की विद्या आती थी, पृथ्वी चंद्रवरदाई की मैत्री का परिचायक है। पृथ्वी हिंदुस्तान की गरिमा हम सबके दिलों का नायक है। फिर दिल्ली पर पृथ्वी के इस राज का नव आरंभ हुआ। 1166 में पृथ्वी पर पृथ्वी का जन्म हुआ। 1166 में पृथ्वी पर पृथ्वी का जन्म हुआ। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म गुजरात में। 13 वर्ष की आयु तक उन्होंने कई युद्ध जीते। उनकी शौर्य गाथा देश के कोने कोने तक फैल चुकी थी। उनकी शौर्य गाथा का गुणगान करने जब चारण कन्नौज के राज दरबार पहुंचे, वहां उनकी शौर्य गाथा का बखान सुन राजकुमारी संयोगिता को उनसे मन ही मन प्रेम हो गया। सहसा एक दिवस उनके राज्य में एक चित्रकार आए जिनका नाम था पन्ना राय। पन्ना राय जी, क्या सच में आपने सम्राट पृथ्वीराज जी को इतने समीप से देखा है? हाँ, अत्यंत समीप से। कैसे दिखते हैं वो? हमें भी उनके बारे में कुछ बताइए ना। अत्यंत तेजवान, वीर पराक्रमी, दयालु एवं कोमल हृदय के हैं सम्राट पृथ्वी। उनके दर्शन जिन्हें एक बार भी प्राप्त हो जाएं, वो उन्हें जीवन भर विस्मित नहीं कर सकता। यहाँ से उनके दर्शन के लिए उन्हीं के पास जाना है। संयोगिता, आओ इनसे मिलो। ये बहुत बड़े चित्रकार हैं। पन्ना राय जी, लोगों का सजीव चित्र बनाने का हुनर है इनमें। पन्ना राय जी, ये है कन्नौज के महाराज जयचंद की पुत्री राजकुमारी संयोगिता। राजकुमारी, आप भी अपना चित्र बनवाइए ना। राजकुमारी की जय हो। यदि आप चाहें तो मैं आपका चित्र बनाने का प्रयत्न कर सकता हूं, परंतु आप तो ब्रह्मा की परम रचना हैं। आपके सौंदर्य को पूर्ण रूप से व्याख्यात तो नहीं कर पाऊंगा, हाँ, परंतु कोशिश अवश्य कर सकता हूं। सुंदरता की व्याख्या करने में आप त्रुटि कर रहे हैं श्रीमान। वैसे आपकी नजर में सबसे खूबसूरत कौन है? मेरी पुत्री। जी हाँ, जैसे विश्व की सर्वोत्तम सुंदरी मेरे लिए मेरी नानी माँ है। पर अभी आप जिनकी प्रशंसा के गुणगान कर रहे थे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तो आप उन्हीं का चित्र बना दीजिए, तो आपकी चित्रकारिता प्रमाणित हो जाएगी। हाँ हाँ, हम सब उन्हें देखने के लिए आतुर हैं। आप उन्हीं का चित्र बना दीजिए। अवश्य राजकुमारी जी, अवश्य।
ये लीजिए राजकुमारी जी, सम्राट का चित्र। ये चित्र मेरे लिए अनमोल है। मेरी तरफ से ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। राजकुमारी की जय, राजकुमारी की जय हो, राजकुमारी की जय हो। पन्ना राय जी, बहुत समय पश्चात आपको देखकर अच्छा लगा। कहिए, कैसे हैं आप? आपके दर्शन की अभिलाषा थी महाराज, तो चला आया। महाराज, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। आपका चित्र देखते और आपकी प्रशंसा के गुणगान सुनते लोगों का मन नहीं अघाता। किस राज्य से आप इतना प्रभावित हैं पन्ना राय जी? महाराज की प्रशंसा के गुणगान सुनकर जिन राज्य के राजाओं को जलन होती है, उन्हीं की प्रजा महाराज के गुणगान सुनते नहीं थकती, यहाँ तक कि उनकी पुत्रियां भी। कहीं आप कन्नौज के संदर्भ में तो नहीं बात कर रहे? जी कविराज, मैं कन्नौज के संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ। पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी कन्नौज की राजकुमारी, राजकुमारी संयोगिता के बारे में। उन्होंने क्या कहा आपसे? महाराज, उन्होंने मुझसे आपका चित्र बनवाया और बदले में मुझे अनमोल उपहार दिया। पन्ना राय जी, आप हमें भी उनका चित्र बनाकर दिखाइए, हम आपको उनसे बड़ा उपहार देंगे। अवश्य महाराज, अवश्य। ये लीजिए महाराज, राजकुमारी का चित्र। अत्यंत सुंदर। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय हो।
राजकुमारी संयोगिता, आप हमारी पुत्री के साथ साथ इस राज्य की राजकुमारी भी हैं। शायद ये बात आप भूल रही हैं। आप मर्यादा ना लांघें। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, मुझे राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर करना ही पड़ेगा। राजा जयचंद आशंका के डर से राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा करते हैं। देश के समस्त राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया जाता है, परंतु पृथ्वीराज के प्रति वैमनस्य की भावना से उन्हें आमंत्रण नहीं देते, बल्कि उनकी लौहखंड की प्रतिमा द्वार पर द्वारपाल की जगह लगाने की घोषणा करते हैं। ये समाचार सुनकर राजकुमारी संयोगिता व्यथित हो जाती है और अपनी सखी गुप्तचर के माध्यम से सम्राट पृथ्वीराज तक संदेश भिजवाती है। महाराज की जय हो। महाराज, कन्नौज से एक गुप्तचर आपसे कुछ याचना लेकर आए। कन्नौज से? उन्हें बुलाया जाए। महाराज की जय हो। कहिए, आपके अकस्मात आने का क्या कारण है? इस तरह आने के लिए क्षमा चाहती हूँ महाराज, किंतु बात ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी के जीवन और मरण का प्रश्न है। आप निसंकोच होकर हमसे कहिए, हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? राजकुमारी संयोगिता ने आपके लिए यह अंतिम संदेश भेजा है। अंतिम? राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर? जी महाराज, जब से उन्हें ये पता चला है कि स्वयंवर में आपको आमंत्रित नहीं किया गया, तब से उनकी हालत खराब होती जा रही है। राजकुमारी आपसे अत्यंत प्रेम करती है महाराज। यदि उनका विवाह आपसे ना हुआ तो वे गंगा में कूद के अपने प्राण त्याग देंगी। राजकुमारी जितना हमसे प्रेम करती हैं, हम भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं। आप निसंकोच होकर जाइए। राजकुमारी को कहिए कि स्वयंवर की तैयारी करें, हम अवश्य आएंगे। महाराज की जय हो। महाराज, आपको कन्नौज के राजा जयचंद ने आमंत्रण नहीं दिया, तब आप किस आधार पर वहां जाएं? चंद, खूबसूरती से खूबसूरत एहसास है ये प्रेम। मेरे संपूर्ण अस्तित्व का आधार है ये प्रेम। अब हमने वचन दे दिया, हमें प्रस्थान करना है। अब प्रण रहे या प्राण।
खूबसूरती से खूबसूरत एहसास है ये प्रेम। संपूर्ण अस्तित्व का आधार है ये प्रेम। प्रेम त्याग है, प्रेम तपस्या है, प्रेम भक्ति है, प्रेम धर्म है, प्रेम युद्ध है। और इस प्रकार स्वयंवर का दिन आ गया। महाराजा जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का धूमधाम से स्वयंवर रचाया। देश के सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। उधर स्वयंवर में संयोगिता वरमाला लेकर पृथ्वीराज को खोज रही थी, परंतु उनको वहां न पाकर वो अधीर होती और द्वार पर खड़ी पृथ्वीराज की प्रतिमा पर ही वरमाला पहना दी। सारी सभा अचंभित हो गई। इतने में पृथ्वीराज आ गए और उन्होंने संयोगिता को अश्व पर बैठाया और दिल्ली की ओर निकल पड़े। इस अपमान से जयचंद इतना क्रोध में पागल हो गया, उसने देश की अस्मिता को ही दांव पे लगा दिया। पृथ्वीराज के घोर शत्रु मोहम्मद घोरी से जा मिला। खुशामदीद। आइए जनाब, कन्नौज के महाराज का इस्तकबाल है। प्रणाम सुल्तान। हमें पता चला कि पृथ्वीराज ने आपके साथ क्या किया। हमें आपके पृथ्वीराज की तरफ से की जाने वाली तौहीन का अफसोस है। बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? सुल्तान, जिस प्रकार पृथ्वीराज ने गजनी का अपमान किया था, उसी प्रकार पृथ्वीराज ने हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। मीर हुसैन गौरी को अभी तक हम भुला नहीं पाए हैं। मीर हुसैन गौरी को पनाह देकर पृथ्वीराज ने मेरे फरमान की जो नाफरमानी की है, उसे मैं कयामत तक भी नहीं भुला सकता। सुल्तान, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। मैं आपके सामने मित्रता का प्रस्ताव रखता हूं। पृथ्वीराज को शिकस्त देने के लिए आपका साथ हमें मंजूर है। गद्दारी करने का यकीनन आपको एक इनाम जरूर मिलेगा। ये आपने क्या कहा सुल्तान? हमारा मतलब है कि आज से आप हमारे वफादार हुए और हम आपके। अब हमारी सेना आपकी सेना के साथ मिलकर दिल्ली पर आक्रमण करेगी। आप देखते हैं कि दिल्ली को कौन बचा सकता है। ठीक है सुल्तान, अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। मुझे आपके लिए सेना और रसद का प्रबंध करना है। गुस्ताखी माफ हो सुल्तान, कहीं ये इन काफिरों की चाल ना हो। वैसे भी अब ये दोनों रिश्तेदार बन चुके। आपको लगता है ये हिंदुस्तानी अपने मुल्क और अपनी बेटी से गद्दारी करेगा? गुस्सा और खुदी
इंसान को अंधा बना देती है, फिर उसे ये नहीं दिखता कि उसके बदले की आग में कौन और क्या जलने वाला है। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसकी खुशबू से संसार महक जाता था। युद्ध तराइन का सबको झकझोर दिया। मोहम्मद गोरी ने लड़ाई को कई मोड़ दिया। हार कर 17 बार हार नहीं माना वो, 18वीं बार भी जंगे मैदान ठाना वो। जयचंद ने पृथ्वी को भीतरघात किया, फिर गोरी ने चौहान को है कैद किया। उस वीर ने गोरी का हर जुल्म सहा, फिर भी वो वीर निडर बेखौफ रहा। तब पृथ्वी की आंखें खोलने का उस क्रूर ने फरमान दिया। उस सर्व विजेता ने वीरता का सम्मान किया। 1192 के उस तराइन के युद्ध ने भारतवासियों को झकझोर दिया था। जयचंद के छल से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और उसे गजनी ले गया, जहां उस पर नाना प्रकार के जुल्म किए, यहां तक कि उनकी आंखें फोड़ने तक का ऐलान कर दिया। इतना सुनने के बाद चंदवरदाई, उनका मित्र, उससे रहा न गया। वो मोहम्मद गोरी के कैद खाने पृथ्वीराज से मिलने जा पहुंचे। उनकी दयनीय स्थिति देखकर चंदवरदाई की आत्मा क्रंदित हो उठी। महाराज कैसे हैं? चंद, मत पूछो, कुछ मत पूछो। जिस क्षण ने पृथ्वीराज को पृथ्वीराज न रहने दिया, उससे उस निर्दय क्षण की बात मत पूछो। चंद, बहुत कठिनाई से इस कष्ट को बुला सका। आखेट करते समय व्याघ्र के पंजे भी मुझे इस तीक्ष्णता से नहीं लगे। महाराज, आपका यह शरीर जिससे शौर्य पसीना बनकर बहा करता था, आज इतना निस्तेज हो गया है। क्या घोर के आदमी इतने निर्दय होते हैं? एक शक्तिशाली राजा के साथ इतना पशुत्व
शुद्ध हो। चंद, यदि उस समय तुम वहां होते तो कांप जाते, तुम्हारी लेखनी कुंठित हो जाती, मनुष्यता थर्रा उठती। आश्चर्य, इतना कुछ सहने के बाद भी मैं जीवित कैसे हूं? पृथ्वीराज चौहान के शरीर पर इतना अत्याचार होते हुए धरती माता कैसे देख रही है? और इतना अत्याचार होने के बाद भी वो माता कहला सकती है? कभी घोषणा कर दो कि वो माता नहीं, पिशाचनी है, पिशाचनी। महाराज, और ये हवा शरीर में लगकर सुख देना चाहती है। ये उन्माद! चुप रहो चंद, चुप रहो। आश्चर्य है कि मैं जीवित कैसे? भयंकर रात थी। प्रियसी संयोगिता के बिना वो रात हफ्सनी बन गई थी। अंधकार मेरे चारों ओर घूर रहा था, मेरी आंखों में घुस गया। इतने में मुझे 4 मशालें दिखाई दी। उनकी लौ इधर उधर घूम रही थी, मानो जैसे अंधकार रूपी दैत्य की जीवाएं हो। इतने में मुझे 5 आदमी दिखाई दिए, 4 मशालची और एक उनका सरदार के हाथ में चूरा था। उसने कहा, कैदी, तेरी आंखें निकाली जाएंगी। ये धृष्टता! मैंने कहा कैद में रखने के बाद ये सुन, मनुष्यता में रहना सीखो खुदा के बंदो। जान से मार डालो, परंतु एक राजा की इज्जत रहने दो। उसने कहा चुप रहे। क्या कहा? चुप रह। हाँ चल, यही कहा, चुप रहे। दिल्ली और अजमेर को भौं के संकेत में नचाने वाले चौहान को यह शब्द भी सुनने पड़े। यदि दिल्ली में यह शब्द मेरे कानों में पड़ते तो वो चंद मेरी जबान लड़खड़ा रही है, मुझसे कुछ बोला भी नहीं जाता। आज महाराज पृथ्वीराज की उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मेरे हाथ पांव बंधे थे, मैं बिल्कुल असहाय था। केवल पहली बार जिंदगी में मैंने अपनी आंखों को आंसुओं से भरा पाया। महाराज, आपका गला सूख रहा, पानी पी लीजिए। इतने में 2 गरम सूजे मेरी पलकों के समीप लाए गए। मैं उनकी गर्मी को महसूस कर सकता था। एक बार ठीक इसी प्रकार प्रियसी संयोगिता ने मेरे समीप आते हुए इन्हीं आंखों का चुंबन किया था। उस समय मैं उन अधरों की मादकता को इसी तरह समीप आते हुए महसूस कर सकता था। अब मत कहीं आगे नहीं सुन सकूंगा महाराज। एक क्षण में उन्होंने उन गर्म सूजों से मेरी पलकों को छेद डाला और मेरी पुतलियों को जलाकर। अब आगे नहीं सुन सकता महाराज, ये क्रूरतापूर्ण अत्याचार। ठीक है चंद, मत सुनो। परंतु इतना याद रखो कि जिन आंखों में संयोगिता की मूर्ति अंकित थी वे आंखें अब नहीं रही।
जिन संतृप्त आंखों में सौंदर्य सुधापान की मादकता थी, वे आंखें अब नहीं रही चंद, वे आंखें अब नहीं रही। जिन आंखों ने क्रूर राजाओं को निस्तेज कर दिया, जिन आंखों ने रक्तवर्ण होकर रण क्षेत्र में लोहा बरसा दिया, वे आंखें तो जयचंद के विश्वासघात में खड़ गई। कभी क्या रेवा तक के 27वें समय की याद दिलाना चाहते हो? इस समय मेरे सामने तुम्हारा रासो कवि की कल्पना का साधारण अभ्यास मात्र है। अब तो ये पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज नहीं रह गया। महाराज, बार बार मुझे महाराज मत कहो, मैं कैदी हूं, कैदी। पर मेरे लिए नहीं, आपका शरीर कैदी हो सकता है, आत्मा, मुझे विश्वास है आपकी आत्मा कैदी नहीं हो सकती। आप वही पृथ्वीराज चौहान हैं। उस समय भारत में थे और इस समय यहां। शेर पिंजरे में रहने के बाद भी शेर कहलाता है। चंद, यदि शेर को शेर ही रखना चाहते हो तो लाओ, कहां है तुम्हारी तलवार? हार दो मेरा ये वक्ष स्थल। पृथ्वीराज की गौरव से गिरे हुए इस प्राणी को हरण की आवश्यकता नहीं। मेरे जीवन का एक क्षण तुम्हारी तलवार की धार से बहुत पहला है। लाओ, कहां है तुम्हारी तलवार? तलवार? वो तो मुझसे दरवाजे पर ही ले ली गई। मुझसे कहा गया तुम इसे अंदर नहीं ले जा सकते। वो दरवाजे पर ही ले ली गई महाराज। ले ली गई? और वो हाथ, वो भी गोली ने वहीं काट दिए। चंद, तुम प्राणहीन होकर मेरे पास आए हो। जानते हो वीरों के प्राण का नाम है तलवार। जानता हूं, पर सुल्तान का हुक्म। सुल्तान का हुक्म, उस गोली का, और तुम उस हुक्म के आज्ञाकारी सेवक हो। किंतु ये कटार, हाँ, ये कटार, ये मैं अपनी छाती में आत्मा की तरह छिपा कर रखता हूं। इससे मैं अपना काम कर सकता हूं। मेरे मित्र, मेरे प्यारे चंद महाकवि, मेरे शमशान के समान इस जीवन की आग को शांत कर दो। ला तुम्हारा माथा चूम लो। मैं तो ये भी नहीं देख सकता कि तुम्हारा माथा कहां है। विचलित न होइए महाराज, सम्राट पृथ्वीराज को इस दैन्यावस्था में नहीं देख सकता। मैं अभी इससे मृत्यु को। हाँ मित्र, देर न करो मित्र, देर न करो। देर न करूंगा महाराज। लीजिए, चूमता हूं यह कटार। शीघ्र ही ये कटार छाती से घुसकर सभी दुखों से मुक्त कर देगी। लाइए, अंतिम बार आपके चरण स्पर्श कर लूं। महाराज, मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज, मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज, मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज। परंतु ये कटार मैं आप पर नहीं, इससे मैं अपने शरीर पर आघात करूंगा। नहीं, क्योंकि मैं आपको इस दैन्य अवस्था में नहीं देख सकता महाराज। नहीं चल, मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज, मुझे क्षमा। सरदार, जिंदगी इतनी ना चीज है। ये दुनिया इसी तरह चलती है और चलती रहेगी, पर तुम क्यों इतने मायूस होते हो मेरे भोले सरदार?
तुम्हें क्या लगता है कि मेरे घर में क्या हो रहा इसका मुझे पता नहीं? गौर का सुल्तान दीवारों पे अपनी निगाहें रखता है, पर वाह, तुम कितने वफादार हो। अपने मालिक की ये हालत न देख सके। चलो अपने वफादारी का इनाम मांगो। कुछ नहीं? अरे बोलो, अभी तो बोल रहे थे, इस अंधे का पैर चूम रहे थे, उसकी इसकी आंखें नहीं चूमते। कितनी खूबसूरत है ये आंखें। खूबसूरत सुल्तान, शेर की आंखें उसके दिल में हैं। दिल में? बहुत खूब, बहुत खूब। ये शेर शायद तुम्हें उन्हीं आंखों से देख रहा है। पृथ्वीराज, तू मुझे किन आंखों से देख रहा है? मैं तुझे क्या देखूं? तू देखने लायक ही नहीं। यदि मैं अपनी अंधी आंखों से भी तुझे देख पाता तो देखना पसंद न करता। गौरी, अच्छा हुआ जो तूने इन आंखों का उजाला ले लिया। तू भूल गया एक बार मेरे तीरों से तेरी टोपी उड़ी थी। उस दिन तुझे पूरी नजर से देखा था। तू भूल गया। मुझे आज भी अफसोस है कि सरदारों के कहने पर आकर मैंने तेरा पीछा नहीं किया, वरना मेरे तीर तेरे शरीर में। खैर, तेरे तीर ना सही, मेरे मामूली सूझे तेरी आंखें देख सके, एक ही बात है। और तेरे तीर पृथ्वीराज के तीर, पृथ्वीराज आवाज पे तीर मारता है। आवाज पर मारता होगा, पर अब तो अंधा है। सुल्तान, आवाज पे तीर मारने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। सच? बिल्कुल सच। कल अपने इस अंधे वीर का तमाशा देखिएगा, यही मेरा इनाम समझे। शाबाश कैदी। चल, कल तुम्हारे खाते इस अंधे की तीरंदाजी भी देख लूंगा। अब देर हो रही है। सरदार, तुम मेरे साथ चल सकते हो। खुदकुशी पर तुमसे कहानी कहनी है। कैदी से मिलने का वक्त अब पूरा हुआ, अब एक पल भी नहीं। ये बताना सिपाही का काम है। आप तो सुल्तान हैं। तो तुम मुझे सुल्तान के बजाय सिर्फ सिपाही समझो। सिर्फ सिपाही। प्रणाम महाराज पृथ्वीराज। महाराज पृथ्वीराज? अख्तर, हुजूर, महाराज पृथ्वीराज की आंखों में आज रात को नींबू और मिर्च पड़ेगा। रात के 11 बजे। कितने बजे? रात के 11 बजे। क्या? नींबू और मिर्च। हाँ, नींबू और मिर्च, समझे? नींबू के रस में नमक मिलाना होगा, समझे? इसकी मुराद पूरी करो। कैदी, कल सुबह मिलूंगा। तब तक आज रात को अपनी आंखों में नमक और मिर्च डालकर आराम से सोना। बहुत अच्छा। गोरी, मुझे सलाम करते हुए जाना। मैं बादशाह हूं। हाँ हाँ,
बहुत खूब बादशाह। सलाम। इधर सम्राट पृथ्वीराज का धैर्य साथ छोड़ रहा था, परंतु उनके साथ चंद वरदाई था। परंतु उधर दिल्ली में महारानी संयोगिता अकेले गोरी के उस गुलाम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक से लोहा ले रही थी। हमें पता है कोर का सेनापति बंदियों को मार किले के नदी को पाट कर मुख्य द्वार से घुसने की चेष्टा कर रहा है। सभी वीरांगनाओं से कहो कि तीर कमान और तलवार से सुसज्जित होकर अंतिम सांस तक युद्ध लड़ेंगी। हम भी सामने से युद्ध करेंगे। किंतु महारानी जी, क्या हुआ सखी? तुम्हें कभी इतना अधीर नहीं देखा। सम्राट पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया है और उन्हें गौर ले जाकर उनके साथ युद्ध रोक दिए जाए। कुलदेवी की पूजा की तैयारी की जाए। राजपुतानी शान बनाए रखने के लिए हम सब ओढ़ेंगे जौहर की चुनर। आशापुरा माता की जय। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी।
सुनो सुनो सुनो, आज गजनी के बाशिंदों के लिए सुल्तान मोहम्मद गौरी ने एक मनोरंजक प्रतियोगिता रखी है, जिसमें दिल्ली का बंदी बादशाह पृथ्वीराज अंधे होने के बावजूद अपनी तीरंदाजी का हुनर दिखलाएगा। सुनो सुनो सुनो। चांद, तुमने कहा था कि तुम्हारा ये दोस्त आवाज पर तीर मारने का नया हुनर जानता है। हुजूर, पृथ्वी को शब्द भेदी बाण चलाना आता है। तो अगर तुम्हारे इस अंधे दोस्त का निशाना चूका तो हम इसका सर कलम करवा देंगे। ऐसी नौबत नहीं आएगी हुजूर। हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब और इंतजार नहीं होता। चांद, अपने इस दोस्त को कहो अपना ये हुनर दिखाए, इस घड़ियाल की आवाज पर इसे भेद कर दिखाए। हुजूर, जब आप पृथ्वी को तीर मारने का आदेश देंगे तो पृथ्वी तीर मारेंगे। बहुत खूब। सुन रहे हो ना गौरी के शब्द, कर देश के शब्द को निशब्द। चंद, मुझे धनुष और वो 2 बाण दो। तो नहीं, एक बार चौहान, एक बार चौहान राम ने रावण को भेदा, एक बार चौहान पार्थ ने कर्ण को छेदा, एक बार चौहान सांप्रदनी वीर पुरुष को भला, करके सप्तवेदी का संधान, निशब्द कर शत्रु को चौहान। हुजूर, मेरे दोस्त की बेड़ियां खोल दी जाए, इन्हें धनुष बाण दिया जाए। इसकी बेड़ियां खोल दी जाए और इसे तीर कमान दिया जाए। मच्चू के चौहान, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान। पृथ्वीराज, तीर चला। मुझे भयंकर पीड़ा से आजाद करो, देर न करो मित्र। हाँ महाराज, आपके सेवक कवि की रासों को कल्प न ठहराया जाए या मिटा दिया जाए, परंतु इस कवि की कटार रूपी लेखनी से आपके शौर्य और बलिदान को कभी नहीं मिटाया जा सकता, कभी नहीं। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें महाराज।
ये धरती वीर सपूतों की, ये माटी गौरव गाथा की, सागा प्रताप चौहान सरीखे वीरों की। साथ जने और साथ मरे दो वीर अमर बलिदानी, आन बान की खातिर जौहर करते राजपूतानी, आन बान की खातिर जौहर करते राजपूतानी। देश प्रेम में ना मिट जाए व्यर्थ है ऐसी जवानी, मिट न मिटाए मिट न पाए ऐसी अमिट कहानी, मिट न मिटाए मिट न पाए ऐसी अमिट कहानी। इतना सुंदर प्रस्तुति आप देख रहे थे, जो कि संगम सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था की प्रस्तुति थी। इसका निर्देशन किया था सुबोध सिंह जी। मैं बहुत जल्दी से आप सारे लोगों दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप 2 मिनट का हमें समय दीजिए, क्योंकि हम अपने इन सारे कलाकारों से आपका परिचय जरूर कराना चाहूँगा। हमारे पृथ्वीराज चौहान की भूमिका में थे सोनी कुमार गुप्ता जी। सारे कलाकारों से मेरा अनुरोध है कि वो एक बार आ जाए सामने। ज़ोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए साहब, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया था अपने इस कार्यक्रम के लिए। संयोगिता के रोल में थी शालिनी श्रीवास्तव जी, आ जाइए शालिनी जी। चंद बरदाई में थे हमारे प्रिय अनूप श्रीवास्तव जी। मोहम्मद गोरी की एक सशक्त भूमिका निभाई विक्रांत केसरवानी ने। जयचंद मदन कुमार, सखी 1 श्रिया सिंह, सखी 2 प्रिया गंभीर। अन्य सखियों में हैं तनु, रोली, इशिता, रूपाली, नैन्सी, असिता, यशस्वी, श्रुति। इस कहानी में चित्रकार और अख्तर की भूमिका में थे शरद कुशवाहा जी। सैनिक में गोरी की तरफ से जो सैनिक बने थे उनमें थे प्रियांशु, आदर्श और पृथ्वी। ये थे हमारे मंच के सारे कलाकार जो सामने थे। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि मंच के सारे कलाकारों को और बेहतर तरीके से पेश करने में जो मंच के पीछे के हमारे कलाकार हैं उनकी भी बहुत ज़रूरी है। इस पूरे कहानी में प्रस्तुति नियंत्रक थे नीरज त्रिपाठी जी। प्रकाश परिकल्पना एवं निर्देशन किया है सुबोध सिंह जी। सुबोध सिंह जी अगर जहाँ भी हों, मैं चाहूँगा कि सुबोध सिंह जी जरूर आ जाएं। सेट निर्माण में आशु एंड उनकी पूरी टीम है। संगीत नीरज सिंह जी का है। संगीत संचालक आदित्य सिंह और प्रिया हैं। वस्त्र विन्यास में शालिनी श्रीवास्तव। इतने अच्छे अच्छे कपड़ों का जो चयन किया गया वो शालिनी श्रीवास्तव और चंकी बच्चन साहब हैं। रूप सज्जा में हमारे हमीद अंसारी भाई हैं। मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर आए। एक ताली ज़रूर हमीद भाई के बाद बननी चाहिए, क्योंकि ये इस समय शहर में बहुत बेहतरीन एक इस समय बचे हुए हमारे पास रूप सज्जा के रूप में इन्हीं के द्वारा होता है। प्रोडक्शन मैनेजर अनमोल रतिभान और अजय सेन जी। इस पूरे प्ले का वॉइस ओवर दिया था हमारे माननीय श्री शिव गुप्ता जी ने। अगर वो यहाँ हो तो मैं चाहूँगा कि वो मंच पे ज़रूर आ जाएं। जी हाँ, ये पूरी कहानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का लिखा हुआ, नाट्य रूपांतरण किया अनूप श्रीवास्तव जी ने। हाँ, मैं जरूर बताना चाहूँगा कि पूर्वाभ्यास प्रभारी शिवानंद शास्त्री सरस्वती जी भी हमारे जो रिहर्सल कराने में वो प्रभारी थे, वो सरस्वती जी दी हैं। शिवानंद शास्त्री जी अगर यहाँ हो तो आप कृपया मंच पे आ जाइए। और इस पूरे परिकल्पना को सजाया था
कल्पना एवं निर्देशन किया है सुबोध सिंह जी ने। एक जोरदार ताली हो जाए। इसके बाद मैं चाहूँगा हमारे तेजेंद्र सिंह तेजू भैया से कि हमारे मुख्य अतिथि जी को मंच पे ले आए। हाँ नीरज भाई, आप प्लीज सहयोग कर दीजिए। सुबोध भाई के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। ये पूरा प्रकाश परिकल्पना एवं पूरा इसका निर्देशन किया है, नाटक की परिकल्पना, सारा चीज़ पूरी दारोमदारी थी हमारी सुबोध भाई के लिए। इन्होंने महीनों भर काम किया। विशिष्ट अतिथि भी मैं चाहूँगा विशिष्ट अतिथि को भी ले आए। मैं अब मुख्य अतिथि श्री अब मैं चाहूँगा कि मुख्य अतिथि श्री अरविंद कुमार राय जी को शॉल के माध्यम से उन्हें सम्मानित किया जाए। श्री सुबोध सिंह जी को सम्मानित कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री अरविंद कुमार राय जी, और उनको ये पुष्प गुच्छ भी दिया जाए। मैं मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगा, विशिष्ट अतिथि जी से, कि वो हमारे सुबोध सिंह जी को इस तरह से सम्मानित किया जाए। नहीं वो है नहीं। मैं अब चाहूँगा कि कार्यक्रम के अंत में श्री मुख्य अतिथि अरविंद कुमार राय जी अपने मुखार बिंदु से हमें आशीर्वाद स्वरूप 2 वचन जरूर कहें। श्री अरविंद कुमार राय, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम प्रयागराज। सर बस एक ही शब्द कहूँगा, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। मैं वही कंपैरिजन कर रहा था, यूट्यूब पर सम्राट पृथ्वीराज पिक्चर आई थी, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए और उसको मॉल में लगाया हुआ, और सिंपल परफॉर्मेंस, सिंपल बजट में इतना है। जब से मॉल और वो आ गए हैं तब से लोग नाटक देखना ही नहीं आते हैं। मैं राज बिसारिया साहब से, जो इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी, उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे याद है वे बैक इन 78-79, आई एम एज अबाउट 50 ईयर्स, तो उस समय रविंद्रालय में प्ले हुआ करते थे, पूरी भीड़ हुआ करती थी। और अब ये हालत है कि रविंद्रालय, उस समय लखनऊ में रविंद्रालय ही हुआ करता था, अब ये हालत है कि फ्री पास दिए जाते हैं, और मुश्किल से, जैसे आज हम, तब भी यहाँ वो ज़्यादा है, 10-12 लोग ही टर्न होते हैं। तो मतलब इतना बढ़िया है जब से वो हुआ है, इनका सम्मान, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस और बहुत ही अच्छा, नहीं संदेह, इसमें कुछ शब्द नहीं मेरे पास है। और ये आज मुझे 4 महीने हुए, ये हमारे जो हैं ये आए हमारे ऑफिस में कि सर आपको चीफ गेस्ट बनाना है, हमने कहा आएंगे, और बहुत ही अच्छा लगा कि इलाहाबाद में भी इतना स्टेज अच्छा परफॉर्मेंस होता है, बहुत ही उम्दा। मैं नतमस्तक हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। देखिए कितना अच्छा लगा, इनके बातों से हमें ये थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि इस तरह से जब हमारे कोई अतिथि हमें इस तरह से प्रोत्साहित करते हैं तो हमारा मन और भी सीना और चौड़ा हो जाता है कि हाँ भाई अगली बार हम इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं चाहूँगा कि विशिष्ट अतिथि श्री संजय ममगई साहब जी आए और 2 शब्द हमें आशीर्वचन के रूप में ज़रूर दें। श्री संजय ममगई जी, एक जोरदार ताली हो जानी चाहिए साहब। बस कार्यक्रम का अंत ही है। श्री सर। धन्यवाद। ये आपने मुझे यहाँ बुलाया और एकदम से, मतलब बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम लोग, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो जल्दी से आए और अभी हमें कई काम भी करने हैं। पर ये सोचा था कि थोड़ा सा देखने के बाद हम निकल जाएंगे, पर आपका परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि मतलब हिलने का मन ही नहीं किया, और हम उसमें अपने को इन्वॉल्व होता हुआ फील कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये मेरे प्रयागराज में फर्स्ट टाइम मैंने कोई इवेंट देखा है जो लाइव, मतलब इस तरह का, क्योंकि और बहुत ही अच्छा है। जैसे सर ने बताया कि जो हमारी ये एक परंपरा थी, जो पहले नाटक का, इंटरटेनमेंट का यही साधन हुआ करता था, लोग उसको भूल रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। धीरे धीरे फिर वापस जो चीज़ें हैं कम बैक हो रही हैं, धीरे हुए जैसे पुरानी चीज़ें वापस आ रही है, तो इन कलाकारों को भी जो अपनी परफॉर्मेंस करेंगे तो लोग वापस आएंगे। ये मॉल का जैसे कल्चर था, धीरे धीरे अगर अच्छा नाटक इसी तरह होते रहेंगे, जो रूपांतर है, जैसे सीरीज चली है, तो लाइव देखना लोग पसंद करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं है कि नववर्ष में जो है ये आपकी टीम और रंगमंच के जितने कलाकार हैं वो और अच्छा करें, और हमसे जितना हो सकेगा हम इनके आगे बढ़ने के लिए कार्य करेंगे, और लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो ज़्यादा ज़्यादा रंगमंच से जुड़ें और इनका प्रोत्साहन बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे विशिष्ट अतिथि संजय ममगई जी। इन्होंने भी हमें वही शब्दों से हमें सराहा कि ये इस तरह के चीज़ों में भी हमें अगर किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ी तो हम इनका सहयोग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, लेकिन उसके पहले मैं जरूर बताना चाहूँगा इंडियन आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा आयोजित ये 2 दिवसीय लोक रंगोत्सव है, प्रयाग लोक रंगोत्सव 2 दिवसीय। आज का प्रथम दिन हो गया। कल हम आपको इसी तरह के कार्यक्रमों से और भी तरह के कार्यक्रमों से आपको दिखाना जरूर चाहेंगे हम। कल हमारा पहला कार्यक्रम है महिषासुर मर्दिनी। इस पे लगभग आधे घंटे का ये एक लोक नाट्य होगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने परिवार सहित बड़े से बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम को भी सफल बनाएं। दूसरा हमारा जो कल का कार्यक्रम है वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा प्रायोजित या आयोजित ये संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा नाटक द लोअर डेप्थ। ये रूसी कहानी पर आधारित है। आपसे अनुरोध है कि जैसा आज आपने ऐतिहासिक नाटक देखा, कल एक वैसा ही आधुनिकता से युक्त एक रूसी नाटक जरूर देखने आइएगा, मेरा आप सभी से अनुरोध है। और इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, शुभ रात्रि।